हेलो एंड वेलकम टू SPMIS Academy डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आप में से जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको आज थोड़ा सा सरप्राइज़ लग रहा होगा, क्योंकि आज सत्यजीत सर न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सत्यजीत सर की तबीयत नहीं सही है और इसीलिए उन्होंने आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मटेरियल है वो प्रिपेयर करा हुआ है, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनकी तबीयत नहीं सही है और उनके बिहाफ पर मैं मृदुल मिश्रा आज आपके सामने ये न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में क्या क्या न्यूज़ सत्यजीत सर ने हम लोगों के लिए रखी है। गवर्नेंस के टॉपिक में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है, SNT में कुछ आर्टिकल्स हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इसके बारे में देखते हैं कि क्या न्यूज़ आई है। देखिए, सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पुराना एक्ट है 2002 का एक्ट है, इस पर समय समय पर नए नोटिफिकेशन, नए रूल्स लाती रहती है सरकार, और इस बार भी एक नया रूल आया है और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, हम ज़रा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये 2002 में एनेक्टेड एक लॉ है भारत सरकार का, जो कि 2005 से फोर्स में आया हुआ है। और इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करा जाना। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग करके अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, कोई भी मूवेबल इमूवेबल कैसी भी प्रॉपर्टी उसने ले ली है, तो उसको सरकार वापस ले सकती है। अगर उसने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, जमीन या माटी कुछ भी खरीदी है, उसको सरकार ले सकती है। और तीसरा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कोई और भी इशू उससे जुड़ा हुआ है तो उसको भी सरकार इसी लॉ के अंदर ही डील कर सकती है। ये है हमारे 3 मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। सरकार इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को समय समय पर रेलिवेंट रखते हुए इसमें टाइमली अमेंडमेंट्स भी करती रहती है, और ऐसे ही अमेंडमेंट पहले भी हो चुके हैं। 2012 का जो अमेंडमेंट था उसने भी इस लॉ को और बेटर कर दिया था। इसमें ये बोल दिया गया था कि अगर किसी के अकाउंट में मनी, जो ब्लैक मनी होता है, काला धन होता है, अगर वो आ गया है, किसी ने डिपॉजिट कराया है, तो जिसके अकाउंट में डिपॉजिट कराया है उसको भी प्रोसिक्यूट करा जा सकता है, उसको भी पनिश करा जा सकता है। सिमिलरली 7 साल तक की सजा ने सरकार ने सजा बढ़ा दी है इस एक्ट में। पहले 3 साल हुआ करती थी, अब 7 साल उसको कर दिया गया है मिनिमम सजा। सिमिलरली फाइन्स भी बढ़ा दिए गए हैं, पहले कम हुआ करते थे, फिर बाद में सरकार ने बढ़ा दिए। सरकार ने इस एक्ट को 2012 में चेंज कर दिया था, जब उन्होंने बोला था कि कोई भी लिमिट नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की। दैट मीन्स अगर छोटे से छोटा भी किसी ने गलत काम करा है, काले धन कुछ कुछ करा है, ब्लैक मनी को उसने लॉन्डर करके वाइट करा है, तो सरकार उसको भी प्रोसिक्यूट कर सकती है। कोई लिमिट नहीं थी कि मिनिमम इतना होना चाहिए तभी इस एक्ट में आएगा। अब देखिए, बार बार मैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात बोल रहा हूँ, मैं ब्लैक मनी, काला धन ये बोल रहा हूँ। आप में से वो लिसनर्स जिनको इतने अच्छे से नहीं पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, काला धन क्या होता है, ब्लैक मनी क्या है, तो उनके लिए भी एक छोटी सी स्लाइड है, आप भी समझ लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या प्रोसेस है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस होता है जो कि जिसमें जो ब्लैक मनी होता है, उस ब्लैक मनी को किसी तरीके से लीगल मनी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में वाइट मनी बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो ब्लैक मनी है उसको आपने वाइट मनी में कन्वर्ट कर डाला, तो आपने बोल दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल काम होता है, और ये जो ब्लैक मनी होता है ये आता भी इलीगल तरीकों से ही है। अब मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, किडनैपिंग, स्मगलिंग करता है, पोचिंग करता है, या करप्शन के थ्रू उसके पास में पैसा आया है, तो ये जो इलीगल तरीके से आया हुआ पैसा है ये ब्लैक मनी होता है। सिमिलरली अगर कोई अपनी इनकम छुपा रहा होता है, सरकार को टैक्सेस नहीं देता है जितने देने चाहिए, तो उससे भी जो उसने पैसा अपने पास में जमा करा है वो भी ब्लैक मनी में ही आ जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी के पास में 50 लाख, 1 करोड़ या उससे ज्यादा जितना भी ब्लैक मनी होगा, तो वो उसको डायरेक्टली बैंक में डाल करके खर्चा नहीं कर सकता है। डायरेक्टली उससे गाड़ी, बंगला ये सब नहीं ले सकता है जो हर किसी को चाहिए ही होता है। तो उसके लिए वो ब्लैक मनी को किसी तरीके से वाइट में कन्वर्ट करता है।
जिससे वो अपने लिए सारे जो जरूरत के सामान है, गाड़ी बंगला, वो ले पाए। और यही जो काम होता है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का, इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। जनरली ये मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए वो जो काला धन, ब्लैक मनी होता है, जो इलीगल काम से या इलीगल तरीकों से आपके पास में आया है, उनको किसी अलग अलग अकाउंट के फॉर्म में अलग अलग लोगों के नाम पर उसको बैंक में डाला जाता है। फिर कुछ फर्जी फेक ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं जो कभी होते ही नहीं है, लेकिन दिखाया जाता है कि हाँ हो गए ट्रांजैक्शन। कुछ कुछ ऐसी कंपनीज बनाई जाती हैं जो कभी होती ही नहीं है, बेनामी ट्रांजैक्शंस करे जाते हैं। कुछ कुछ अपने तरीके होते हैं जिनके थ्रू किसी तरीके से उस काले धन को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब मेरे लिए ये ऐसे बोल देना कि ये करा जाता है, वो करा जाता है, थोड़ा आसान है, और आपके लिए इस बात को समझना मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई भी एक आम आदमी इजीली कर पाए। ये सब करने के लिए जो सीएज होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और वही लोग अपने जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास भी ब्लैक मनी होता है, उनको सलाह देते हैं कि किस तरीके से उनको ये सब करना है, और इसी प्रोसेस के थ्रू ये चीजें ऑब्टेन होती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर कोई ही ऐसे करता है, लेकिन जो लोग भी इस टाइप का इलीगल एक्टिविटी करते हैं वो बहुत ही जो पढ़े लिखे सीए होते हैं, या उस जो जो इस एरिया में काम करते हैं, ये भी एक अपने आप में एक एक्टिविटी है। तो वो उनसे सलाह लेते रहते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं, और वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कराते रहते हैं, और सरकार इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू इनको ही रोक रही होती है। अब देखिए, इस बार भी सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ रूल्स में चेंजेस कर दिए हैं, जिसके थ्रू इस मनी लॉन्ड्रिंग को और डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत बार कुछ कुछ सीए, कंपनी सेक्रेटरी भी अपने क्लाइंट्स की हेल्प कर देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने में, तो सरकार ने इस बार उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ले आई है। और सरकार ने रूल्स में ये चेंज कर दिया है कि जो सीए, कंपनी सेक्रेटरी, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की हेल्प कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उनको भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर उनको भी प्रोसिक्यूट करा जा सकता है। उनको भी माना जाएगा कि आप भी गलत काम कर रहे हो, और उनको भी जेल करी जा सकती है, फाइन लगाया जा सकता है। तो इसके थ्रू सरकार ऐसे सीएस को या कंपनी सेक्रेटरीज को डिस्करेज कर रही है जो हेल्प कर देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। सरकार ने कुछ और भी चेंजेस कर दिए हैं। कुछ लोग एनजीओ बना करके मनी लॉन्ड्रिंग का काम कराते हैं, तो उनके लिए सरकार ने अब रूल्स चेंज कर दिए हैं कि अगर कोई एनजीओ कुछ पैसा ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको ज़्यादा डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, और जो बैंकिंग कंपनीज हैं, बैंक्स होती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ऐसे एनजीओ से अब ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी कुछ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी को भी इस एक्ट में ला दिया गया है, और उनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई करेगा तो उसको भी प्रोसिक्यूट करा जा सकता है। सिमिलरली इस एक्ट में एक और थोड़े से चेंज करे हैं रूल्स में यहाँ पर, और वो करा है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इसको डिफाइन कर दिया गया है। और ये जो डेफिनेशन है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की, ये दी गई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की रिकमेंडेशन के हिसाब से इसको दे दिया गया है। जरा जल्दी से देख लेते हैं ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन क्या होते हैं। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में बोले तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का मतलब है कोई भी सीनियर पॉलिटिशियन हो गया, नेता हो गया, नाम सही है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। दैट मीन्स आप पॉलिटिक्स से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है वो ये कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि जनता के बीच से जुड़ा हुआ काम करता है, प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स जनता से जुड़ा हुआ काम करता है। अब वो नेता भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा जज भी हो सकता है, गवर्नमेंट का बड़ा ब्यूरोक्रेट हो सकता है, मिलिट्री ऑफिसर बड़ा हो सकता है, या फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, PSUs होती हैं, उनका कोई बड़ा सीनियर एग्जीक्यूटिव है, या फिर कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल है, वो सब इस पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस में आ चुके हैं, और इनको भी डिफाइन कर दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में।
अब एक छोटी सी क्वेरी होगी कि इनको क्यों मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डिफाइन करा गया। देखिए, ऐसा माना जाता है कि वो लोग जिनके पास पावर होती है, इन्फ्लुएंस होता है, वो अपनी उस पावर का यूज कर सकते हैं अपने काले धन को सफेद करने के लिए। दैट मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग में अपना वो यूज कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पावर है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है और होता भी रहा है पहले। तो इसीलिए इस पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन को बेटर तरीके से डिफाइन कर दिया गया है, जिससे कल को ऐसे पॉलिटिशियन को या ऐसे पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस को पकड़ने में इजी रहे। अब देखिए, इस टॉपिक के बेसिस पर सर ने यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्रिटिकली एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन होल्डिंग दोज एंगेजिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी अकाउंटेबल बिफोर द लॉ। अब सर ने क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन सर की तबीयत खराब थी तो सर ने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया था। तो मैंने इसका सॉल्यूशन आप सबके लिए प्रेजेंट करा है, लेकिन मेरा सॉल्यूशन देने का तरीका सत्यजीत सर के तरीके से थोड़ा सा अलग हो जाता है। सर बोर्ड पे लिख के देते हैं और मैं डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करना और आप लोगों को आंसर में क्या आप लिख सकते हो बताना मैं पसंद करता हूँ। तो मैंने अपने तरीके से दिया है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को उतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, जब सर की तबीयत सही हो जाएगी तो सर अपने तरीके से भी इस क्वेश्चन को करा देंगे। चलिए, मैं बता देता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करता। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पर उसके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको समझता हूं कि उसके कीवर्ड क्या है। सबसे पहला उसका डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है किसी भी चीज के डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों बताना। यहां पर पूछा जा रहा है कि बताइए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो कितना इफेक्टिव है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कितना इफेक्टिव है उन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोला है। दैट मीन्स आपको ये बताना है कि हाँ वो इफेक्टिव है, और ये भी बताना है कि वो इफेक्टिव नहीं है। दोनों तरफ की आपको बात करनी है। तो ये बात आपको समझनी होगी डायरेक्टिव वर्ड का क्या मतलब यहां पर है। जल्दी से आ जाते हैं इंट्रोडक्शन इसमें कैसे देंगे। तो देखिए, इसमें 3 टाइप के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। एक सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन होगा कि आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बता दीजिए। क्या बताएंगे? आप बोल सकते हैं कि 2002 में आया था और 2005 में इसको इनैक्ट करा गया, और इसका पर्पस होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको प्रिवेंट करा जाना है। वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन, आप ऐसे इसको बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चेंज करना है, दूसरे टाइप का इंट्रोडक्शन देना है, तो आप यहां पर बता सकते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए, इसके 3 ऑब्जेक्टिव है जो हमने पढ़े थे। हमने बोला था कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। दूसरा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू किसी ने इलीगल प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है तो सरकार उसको ले सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है। और अगर कोई भी और इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का तो सरकार उसको भी एड्रेस कर लेगी इस एक्ट के थ्रू। ये भी एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। तीसरा, आप बता सकते हैं कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ये भी एक इंट्रोडक्शन है। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि इंडिया में देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ करप्शन एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक किडनैपिंग, स्मगलिंग, पोचिंग दैट इज प्रेवलेंट इन स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, and the money generated, black money generated through these type of illegal activities is often laundered through the money laundering in India, and it becomes a white money. In order to prevent that, government has enacted the Prevention of Money Laundering Act। बन गया एक इंट्रोडक्शन। ये मैं आपको इसलिए अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शंस दे रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ज्यादातर बच्चे इस सेम टाइप के इंट्रोडक्शन ही लिख रहे हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप के दे दिए, आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर लीजिएगा। तीनों ही अपने अपने हिसाब से अच्छे इंट्रोडक्शन हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि इसमें हम लोग क्या लिखेंगे मेन बॉडी में। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन क्या है मैंने बता ही दिया। तो सबसे पहले जरा लूप होल्स देख लेते हैं, क्या इश्यूज हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। सबसे पहला इसका जो इशू अभी आ रहा है हाल के दिनों में, जो पिछले 1-1.5 साल से सुनने में भी आ रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज बहुत ज्यादा इसका मिसयूज कर रही हैं, पर्टिकुलरली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। ये आपने भी शायद न्यूज मीडिया में अगर आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से तो सुनने में आ रहा है कि ईडी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर रही थी, बहुत सारे अलग अलग केसेस में ईडी इन्वॉल्व है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ईडी जो है, जो सिंपल से सिंपल ऑर्डिनरी क्राइम्स हैं उनको भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ही ला रही है। देखिए, ब्लैक मनी जो है इसकी डेफिनेशन इतनी वाइड है कि कोई भी गलत तरीके से करा गया पैसा जो अक्वायर करा है वो ब्लैक मनी में आ ही जाता है।
और आपने उसको बैंक में जहां डिपॉजिट कराया, डायरेक्टली कराया, इनडायरेक्टली कराया, कैसे भी कराया, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट बना जा रहा है। तो ईडी इसको बहुत ज्यादा यूज करने लग गई है ऑर्डिनरी क्राइम्स में भी। तो ये बोला जा रहा है कि ये मिसयूज हो रहा है। एक्चुअली जो इंटेंशन है मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाना वो नहीं हो रहा है, मिसयूज हो चुका है इसका यहाँ पर। एक और इसकी एक प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड है, वो नंबर 3 पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स भी करी जा रही हैं। भाई आपने सुना ही होगा कि न्यूज मीडिया में चल रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जब वो पावर में आ जाती हैं तो वो अपने नीचे जो एजेंसीज होती हैं उसको मिसयूज कर देती हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के घर में रेड कराने के लिए। ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स होती हैं, अपने ओपोनेंट पार्टीज, दूसरी पार्टी के ऑफिसेज में उनके फंक्शनरीज के ऊपर रेड कराना, इनको बोलते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स। तो अगर जब ऐसी रेड पड़ती है तो उससे कोई ब्लैक मनी रिकवर नहीं होता है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग रुकती नहीं है, लेकिन नाम जरूर खराब हो जाता है और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका ओरिजिनल पर्पस खराब कर दिया जा रहा है, डाइल्यूट कर दिया जा रहा है। ऐसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे मैंने ये वर्ड जो यूज करा है ये इसलिए करा है कि जिससे आपको डायरेक्टली किसी किसी पार्टी का या किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं भी लेना पड़े, आप एक दो तीन ऐसे वर्ड्स लिखने से समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को भी कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो लीगल प्रोसेस है वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इससे होता यह है कि लंबे लंबे केसेस चलते रहते हैं और कभी भी जस्टिस प्रॉपरली मिल ही नहीं पाता है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है। जैसा कि अभी मैंने बोला कि ब्लैक मनी तो किसी भी टाइप के इलीगल एक्टिविटी से आ रहा है। अब न जो हमारे टेररिज्म के केस हैं उनसे अगर ब्लैक मनी आ गया तो वो भी हो गया मनी लॉन्ड्रिंग में। सिमिलरली ड्रग ट्रेड में आ गया, करप्शन से आ गया। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि अलग अलग एजेंसीज अलग अलग टाइप के केसेस देखती हैं। सीबीआई करप्शन के केसेस देख सकता है बहुत जगह पर, ड्रग्स के लिए अलग हो जा रहा है, टेररिज्म के लिए एनआईए है। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ये सब तो जनरेट कर रही है ब्लैक मनी, और वो सारा का सारा ब्लैक मनी लॉन्डर होकर के बनता ही मनी लॉन्ड्रिंग होती ही है। तो फिर ये एजेंसीज आपस में ही कोलैबोरेट नहीं कर पाती कि कौन सा केस ईडी को लेना है, उसको क्या इंफॉर्मेशन सीबीआई को देनी है, क्या इंफॉर्मेशन दूसरे को देनी है। यही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कोलैबोरेशन। लैक ऑफ कोलैबोरेशन गवर्नेंस के किसी भी आंसर में बड़ी इजीली यूज हो सकता है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया की गवर्नमेंट सिस्टम की कि यहाँ पर एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। आप में से जो बच्चों ने मेंस के लिए इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा है वहां पर भी ये पॉइंट रिपीटेडली बताया जाता है कि एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन मिसिंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन कम है। आपने सुना ही होगा बहुत सारे लोग बैंक में फ्रॉड करके या मनी लॉन्ड्रिंग करके फॉरेन कंट्रीज में जाके बैठ जाते हैं, अब उनको वापस ही नहीं ला पाती है भारत सरकार उतना अच्छे से। नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन है नहीं उतना अच्छा। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा जा सकता है कि ये इस लॉ, इवन दो मनी लॉन्ड्रिंग लॉ एक्ट को समय समय पर सरकार ने ठीक करा है, लेकिन अभी भी बड़े इसमें लूप होल्स हैं और जो एविडेंस दिए जाते हैं वो बहुत ही वेग होते हैं। सॉलिड एविडेंस नहीं दिए जाते जिसके बेसिस पर इमीडिएटली प्रोसिक्यूशन हो पाए। तो ये भी इसकी प्रॉब्लम है, वेग है, इल डिफाइंड है, प्रॉपरली डिफाइन नहीं करे जाते हैं एविडेंसेस, और लूप होल्स रही जाते हैं प्रोसिक्यूशन में। इसकी वजह से लंबे केसेस भी चलते हैं। ये तो बात हो गई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या क्या इश्यूज हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या अच्छा भी है इसमें। देखिए, इसने समय समय पर सरकार जो अमेंडमेंट करती रहती है उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसमें आप दे सकते हैं एविडेंसेस भी कि किस तरीके से सरकार ने टाइमली इसमें अमेंडमेंट करे। भाई अभी हाल फिलहाल में जो अमेंडमेंट हुआ ये वाला दे सकते हैं, 2012 वाला दे सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी दो तीन दे देंगे तो ये बात हो जाएगी कि आप बात बता रहे हैं कि अमेंडमेंट सरकार कर रही है। दूसरी बात, सरकार ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज साइन करी हुई है, और इससे ये फायदा हो जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, स्विस बैंक में या कहीं पर पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो वो इजीली उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जा रही होती है सरकार को। लास्ट ईयर भी ये न्यूज में था कि ये एक लिस्ट पूरी आ गई थी कि जिसमें पता चला था कि इंडियंस कौन कौन से हैं जिन्होंने फॉरेन बैंक्स में बहुत ज्यादा अपना पैसा रखा हुआ है। तो ये फायदा हो जा रहा है इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज के साथ में। तीसरा, ये जो प्रोविजन है जिसमें बोला गया है कि अगर किसी ने ब्लैक मनी के थ्रू कोई इलीगल प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर ली है तो उसको भी सीज करा जा सकता है
ये बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक यूज करा है हमारी ईडी ने और सरकारी जो एजेंसीज हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी आदमी पर शक होने पर कि उसने ब्लैक मनी अक्वायर करके उसको मनी लॉन्ड्रिंग करी है, उसकी प्रॉपर्टीज को सबसे पहले सीज कर लिया जाता है। दैट वे अगर कल को प्रूव होता है, चाहे थोड़ा टाइम लगे, लंबा केस चले, प्रूव होता है तो फायदा हो जाता है इससे कि लैंड जो है वो सरकार के पास आ जाती है, और आपको पता ही है लैंड की दाम बढ़ती रहती है, लैंड के प्राइस अप्रिशिएट होते हैं। तो ये जो एसेट अटैच करने का प्रोविजन था, ये बहुत ही यूजफुल प्रोविजन है और उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करा गया है। और चौथी बात, ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्रहेंसिव लॉ है जिसने मनी, जो ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इसको इतना वाइड तरीके से डिफाइन करा है कि बहुत सारे क्राइम होते हैं वो सब भी इसके एम्बिट में आ जाते हैं, इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये तो हो गई 4 एडवांटेजेस, जिसमें बोला कि टाइमली इसके अमेंडमेंट करे जाते हैं, कॉम्प्रहेंसिव लॉ बना दिया गया, और एसेट जो सीज करने का प्रोविजन है ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन है, और इंटरनेशनल कॉपरेशन भी इसके थ्रू हो जा रहा होता है। अब इसके बाद भी भाई क्वेश्चन ने बोला है, प्रॉब्लम बताई है, तो आपको कुछ ना कुछ वे अहेड भी देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि और क्या करा जाने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारी जो अभी बात बोली कि एजेंसीज के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, उसके बारे में आप लिखेंगे कि बोलेंगे कि भाई एजेंसीज को अपने तरीके जो हैं उनको चेंज करने की जरूरत है, गवर्नमेंट एजेंसीज को ऑपरेट जैसे करते हैं। तो आप ये वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। अब इसमें देखिए ब्रैकेट में एजेंसीज लिखा है, ये मत लिखिएगा आप, ये वहां मत डालिएगा, ये मैंने ये आपको सब पॉइंट दिया है याद दिलाने के लिए, दैट एजेंसीज कैसे ऑपरेट करती है, वो अपने तरीके बदले। दूसरा, जो प्रोसीजर होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, उनको चेंज करे जाने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेशन होने की जरूरत है एजेंसीज के बीच में और एजुकेटिंग अथॉरिटीज जो है उनके बीच में। और चौथा, इस एक्ट के बारे में और अवेयरनेस की जरूरत है। इवन दो ये लोगों को पता है इसके बारे में, लेकिन जो इसके निटी ग्रिटीज है, इसके छोटे छोटे प्रोविजंस है, उसके बारे में अभी भी लोगों को ठीक से नहीं पता है, तो इसकी अवेयरनेस की भी जरूरत है। आप ये वे हेड दे करके इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। अब ये सवाल अक्सर आता है बच्चों का कि सर कंक्लूजन से एंड कर दे, वे हेड ना दे। ठीक है भाई, कंक्लूजन डाल दो, बट देन मेक श्योर जो आपने ऊपर के पॉइंट्स लिखे हैं वो इफेक्टिवली आप इलेबोरेट कर दो, वे हेड नहीं कंक्लूजन डाल दीजिए। सो देखिए, इस कोई ऐसी डिबेट नहीं है कि वे हेड होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी जीएस पेपर 2 एंड 3 में प्रॉब्लम कोई मेंशन्ड है, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो उसमें वे हेड देना फिर भी बेटर रहता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही वे हेड डाला जाए, फोर्सिबली नहीं डालना चाहिए, ऐसा बोला, समझना है आपको। चलिए, ये तो हो गई आंसर की बात। आप लोग अपने अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं, ये मॉडल आंसर दिया है। मैं चाहूंगा आप लोग जितना हो सके अपने इनोवेशंस करिए, अपने आंसर को दूसरों के आंसर से अलग करने की कोशिश करिए। इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। सब ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है, इसके ऊपर ये टॉपिक आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जरा समझ लेते हैं थैलेसीमिया क्या होता है। देखिए, थैलेसीमिया हमारे ब्लड में होने वाली एक बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी होती है जो लाइफ लॉन्ग रह जाती है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट मीन्स जेनेटिकली ये होने वाला एक डिजीज है। किसी के में अगर होता है तो हमेशा से ही इसमें ये डिजीज रहता है, बर्थ से ही ये होने वाला डिजीज है। और इस डिजीज में ये पाया जाता है कि जिन लोगों को है ये डिजीज, उनकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें इनफ हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वो इनफ हीमोग्लोबिन नहीं हो पाता है। और आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वही कैरी करता है ऑक्सीजन को टू द ऑल द सेल्स। सो ऐसे लोग जिनमें इनफ हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उनमें इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, और ऐसे पेशेंट को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है हर 2 से 3 हफ्ते में इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अगर इनको टाइमली ब्लड नहीं मिलता है दूसरा जिसमें इनफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो, तो ये पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इंडिया में थैलेसीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग, इंडिया को बोला जाता है थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 40 मिलियन यहाँ पर कैरियर होते हैं और 1 लाख थैलेसीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं हर साल, हर महीने, हर महीने 1 लाख ब्लड थैलेसीमिया के ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे होते हैं। चलिए, अब इसके हम लोग आज आगे आ जाते हैं कि क्या है कॉजेस थैलेसीमिया के, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए, थैलेसीमिया जो है, जैसा कि बताया कि जेनेटिकली एक होने वाला डिजीज है, जीन्स में फॉल्टी जीन्स जो होती हैं उनमें ये होने वाला ये एक डिजीज हो जा रहा होता है, और हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है उसको इफेक्ट कर देता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही होती है। ऐसे में
वो जो पेशेंट होते हैं वो एनीमिया उनको हो जा रहा होता है। ये जो बच्चों को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जेनेटिक है, पैदा होते ही इन बच्चों में होता है, इन थैलेसीमिया होता है। तो ऐसे बच्चे जो कि थैलेसीमिया जिनको होता है वो पैदा होते ही थैलेसीमिया में ही इनहेरिट कर लेते हैं। और ऐसे बच्चे इनहेरिट तभी कर सकते हैं जब उनके मम्मी और पापा दोनों को, बोथ पेरेंट्स को, अगर उनके अंदर ऐसा फॉल्टी जीन है तो। देखिए, अगर किसी के एक पेरेंट के अंदर होगा तब उसको थैलेसीमिया नहीं होता है। अगर माँ बाप, मम्मी पापा दोनों में ही अगर थैलेसीमिया वाला जीन है तब ऐसा होता है कि बच्चे को भी हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत से लोग जिनको जो कैरियर होते हैं थैलेसीमिया का, दैट मीन्स उनके अंदर एक जीन है, मे भी मम्मी का जीन आया है, पापा का नहीं आया थैलेसीमिया वाला, तो उनका पापा को थैलेसीमिया के नहीं है कैरियर वो, बट वो लोग, उनके अंदर एक जीन अगर रह जा रहा होता है तो वो कैरियर बन जाते हैं थैलेसीमिया के। अब ऐसे अगर किसी दूसरे कैरियर के साथ में अगर उनकी मेटिंग होगी तो वो जरूर उनको थैलेसीमिया हो ही जाएगा बच्चे को। तो यही बोला जा रहा है कि इंडिया में बहुत सारे कैरियर है थैलेसीमिया के, जिनको एक्चुअली नहीं है थैलेसीमिया, बट वो कैरियर है। इसीलिए बोला गया था इंडिया में 40 मिलियन थैलेसीमिया के कैरियर हैं। लगभग आप समझ लीजिए 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर थैलेसीमिया का जीन होता है। उनको खुद थैलेसीमिया नहीं होगा, लेकिन वो कैरियर है, उनके अंदर वो जीन है। अब इंडिया में इसकी अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर सकें। इसी से रिलेटेड ये यहाँ पर क्वेश्चन भी दे दिया गया है और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इस पर। और इसमें न्यूज़ ये आई है कि इंडिया ने जो सितवे पोर्ट कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए पहला शिप वेसल भेजा हुआ है कोलकाता से। तो जरा समझ लेते हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच में है, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि कोलकाता से आइजॉल को प्रॉपरली, मिजोरम को प्रॉपरली कनेक्ट करा जाए वाया म्यांमार। देखिए, इसमें 3 स्ट्रेचेस बनाए जा रहे हैं, 3 वेज बनाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो कोलकाता है इसको मिजोरम से कनेक्ट करा जाएगा। सबसे पहले शिपिंग का रूट बनाया जाएगा जो कि कोलकाता पोर्ट को कनेक्ट कर देगा सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार में है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा शिपिंग का रूट है, सी रूट है 539 किलोमीटर का। नेक्स्ट रूट होगा जो सितवे पोर्ट को कनेक्ट करेगा जा करके पलितवा से। पलितवा इज अ प्लेस हेयर इन म्यांमार। तो सितवे पोर्ट और पलितवा को कनेक्ट करने वाला होगा, और ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का है। दैट मीन्स ये रिवर के थ्रू होने वाला शिपिंग का रूट है, और इसमें रिवर कालादान जो है उसके थ्रू शिप मूव करेंगे, जिसके नाम पर इसका नाम दिया गया है। पलितवा से, फ्रॉम दिस प्लेस पलितवा से लेकर के जो बॉर्डर पर इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर है मिजोरम में, उस जगह पर एक टाउन है जिसका नाम है जोरिनपुरी। तो जोरिनपुरी और पलितवा को कनेक्ट करा जाएगा हाईवे से, जो कि 129 किलोमीटर का हाईवे होगा, और फिर यहां से गुड्स को रोड के थ्रू ले जाया जाएगा मिजोरम में। तो देखिए, इसमें 3 पार्ट हैं कालादान मल्टी मॉडल में। सबसे पहला सी रूट जो बनाया जा रहा है शिप्स का, वो कोलकाता को सितवे से कनेक्ट करेगा, फिर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू सितवे से पलितवा, और फिर पलितवा से रोड के थ्रू जाया जाएगा जोरिनपुरी, विच इज अ बॉर्डर टाउन देयर इन म्यांमार, उधर तक जाया जाएगा। और इससे फायदा ये होगा कि जो कोलकाता से मिजोरम का डिस्टेंस है, जो अभी होता है वाया चिकन नेक कॉरिडोर वाया आसाम, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। 3 से 4 दिन उसको लगेंगे, और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा उसको कम कर दिया जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो है वो बेटर हो जाएगी कोलकाता पोर्ट से। अब इसमें ज़रा कुछ हम लोग इश्यूज भी देख लेते हैं कि इस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में इश्यूज क्या है। सबसे पहला है इसका इशू कि बहुत लेट हो चुका है। 2008 का प्रोजेक्ट है, 2016 में इसको ख़त्म होना था 8 साल में, लेकिन ये अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया है। और इसके कुछ रीजंस है क्यों नहीं ख़त्म हो पाया है। सबसे पहला, बहुत ही डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी इस एरिया की। यहाँ पर बहुत सारे हिल्स हैं, फॉरेस्ट है, रिवर्स हैं, और उनके बीच में किसी भी टाइप का रूट बनाना, रोड बनाना एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो रहा है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप है।
आपको पता ही है कि NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड खापलांग ये एक्टिव है इस रीजन में, जो कि अभी भी नागालैंड को इंडिया से अलग करना चाहता है। तो ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं वो एक्टिव है यहाँ पर, और ये लोग अक्सर किसी भी टाइप के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हिंडर करते हैं, जिससे कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी रीजन में बनी रहे, और वो अनस्टेबल कंडीशन का यूज करते हैं खुद को सरवाइव कराने के लिए। तो ये इंसर्जेंट ग्रुप प्रॉब्लम इस जगह पर क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे माफियाज भी होते हैं, ऐसे लोग जो कि ड्रग ट्रेड में लगे हुए हैं। आपको पता ही है कि ये साउथ ईस्ट एशिया का ये पार्ट, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर नियर बाय कंट्रीज, ये गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट होता है, जो एरिया फेमस है ड्रग्स प्रोड्यूस करने के लिए, ओपियम कल्टीवेशन करने के लिए, और उसको सेंड करने के लिए टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे जो कार्टेल्स होते हैं, जो ऐसे माफिया लोग होते हैं जो इसमें लगे हैं, वो भी इस टाइप के किसी भी प्रोजेक्ट को हिंडर करते ही रहते हैं, क्योंकि जब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं तो ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं और वो उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ये सेकंड रीजन है यहाँ पर कि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। पहला रीजन बोला गया टोपोग्राफी की प्रॉब्लम, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी, तीसरा यहाँ की प्रॉब्लम होती है कि म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में हमारा कोऑपरेशन उतना नहीं अच्छा रहा था जब से मिलिट्री कू हो गया था 2021 में। आपने शायद पढ़ा ही होगा या सुना होगा उसके बारे में कि म्यांमार की जो मिलिट्री हुंता है उसने मिलिट्री कू कर दिया था, और वहाँ की जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक लीडरशिप थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप लेड बाय आंग सान सू की, उनको वहाँ से रिप्लेस कर दिया गया था, हटा दिया गया था, और उसी के बाद से थोड़ा सा कॉपरेशन इंडिया और म्यांमार का कम भी हो गया था। एनीवेज अभी ये न्यूज़ आई है कि इंडिया ने ऑपरेशन स्टार्ट करवा दिया है सितवे पोर्ट का, और यहाँ से जो कोलकाता से पहला वेसल निकल गया है सितवे पोर्ट के लिए। उम्मीद है धीरे धीरे ये पूरा का पूरा कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाएगा। लेट अस कम ऑन टू द फोर्थ न्यूज एंड दैट इज द न्यूज ऑन द प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता का एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, चीता मिला करते थे इंडिया में, और आज से लगभग 70 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग हो गई थी, बहुत हंटिंग कर दी गई चीता की, और ये पहले इंडिया में हुआ करते थे, तो ये उसके बाद में एक्सटिंक्ट हो गए। साथ ही साथ धीरे धीरे हमारे जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो भी कम होने लगे, और चीता के लिए इनफ जगह ही नहीं बची थी। लेकिन इंडिया को 2009 इंडिया में चीता को वापस रीइंट्रोड्यूस करने की बात 2009 से ही चल रही थी, और उसके लिए एक्शन प्लान फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया ये प्लान करा गया था, और 50 चीता को लाना था अफ्रीका से वापस इंडिया में। इस 50 चीता में से 20 चीता जो है वो ऑलरेडी इंडिया में ला दिए गए हैं, 8 चीता नामीबिया से और 12 चीता साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं, और इनको कूनो पालपुर नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में लाया गया है, और इनको इस जगह पर अभी ये चीता रह रहे होते हैं। देखिए, बहुत सारे और भी जगह को सूटेबल जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको सर्वे करा गया था। इनमें से देख लीजिए कौन कौन से ग्रासलैंड्स हैं। नौरा देही है मध्य प्रदेश में, गांधी सागर है मध्य प्रदेश में, देन मध्य प्रदेश का भैंसरोरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है, शाहगढ़ बल जैसलमेर में है, एंड देन मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। ये सब भी अदर साइट्स थी जो कि रिकमेंड करी गई थी, लेकिन इसमें से कूनो पालपुर जो है वो हाईएस्ट रेटेड था, क्योंकि उनके उस चीता के लिए जो हैबिटेट चाहिए और एडिक्वेट प्रे चाहिए उनको शिकार करने के जानवर, वो उनको वहां पर एडिक्वेटली मिल रहे थे, तो वहां पर इनको लाया गया था। नाउ लेट अस कम ऑन टू द आंसर्स ऑफ द यस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो ये यहाँ पर आपको कल क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर यहाँ पर आपके सामने सर ने दे दिया है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन।